गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है 14 जून 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं एक बार देख लेते हैं ब्रीफली। तो नीट को लेके ना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी इस समय हो गई है। नीट का पेपर लीक हुआ था, वो एक अलग से कंट्रोवर्सी है। उसके अलावा नीट में जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं वो अलग से है। 60+ स्टूडेंट्स ने नीट के अंदर परफेक्ट स्कोर किया है, 720 आउट ऑफ 720। तो इस बार नीट में कहीं पे जो है पेपर लेट से आ रहा है, कहीं पे पेपर आ ही नहीं रहा है कहीं पे गलत पेपर दिया जा रहा है। तो इस बार नीट को लेके बहुत हंगामा हुआ है, तो उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ इंटरवेंशन किया है, गवर्नमेंट ने भी कुछ इंटरवेंशन किया है, उसके बारे में बात करेंगे। नीट कंट्रोवर्सी। उसके अलावा एलिफेंट्स को लेकर बड़ी ही शानदार और बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी हुई है, वो मैं हम बात करेंगे। देखिए, जैसे आपका नाम रमेश है, सुरेश है, सीता है, गीता है, आपको पता है एलिफेंट्स के अंदर भी ऐसे ही नेम होते हैं। और ये हम नहीं रखते हैं, एलिफेंट्स खुद रखते हैं। उसके बारे में बात करेंगे कि एलिफेंट्स किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, और इन जनरल एलिफेंट के बारे में, क्योंकि देखिए वैसे भी हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल है और एलिफेंट को लेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं। इसलिए इंटरेस्टिंग आर्टिकल भी है और इम्पोर्टेंट भी है। उसके अलावा एक बड़ा ही अच्छा आर्टिकल हम लोग पहले किया था 2 महीने पहले, ग्रे जोन वॉरफेयर के बारे में। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो पहले किया था आर्टिकल, उनके लिए एक तो रिवीजन वाला टॉपिक हो जाएगा। और रिवीजन हमेशा जरूरी होता है। देखिए, एक टॉपिक आपने पहले किया हुआ है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि दोबारा नहीं करना है। जितनी बार उसको करोगे ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल डीप होती है, तो उसको वेस्ट नहीं समझना है। तो ये जो मैं रिपीटेड रिवीजन वाले टॉपिक ऐड करता हूँ, तो इसके पीछे भी पर्पज होता है। लेकिन जिन स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है तो उनके बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक हो सकता है। ग्रे जोन वॉरफेयर क्या होता है, टेक्स्ट सेक्शन बड़ा खूबसूरत दिया हुआ है। बेसिकली चाइना और ताइवान के बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और फिर इंडिया के रोल को भी डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इंडिया ग्रे जोन से कैसे डील करता है। उसके अलावा दो एडिटोरियल इंक्लूड किए गए हैं, एक इंडियन एक्सप्रेस से है, जिसमें हम लोग रोल ऑफ ऑपोजिशन के बारे में बात करेंगे। इस बार हमारे जो पार्लियामेंट है उसके अंदर अपोजिशन काफी स्ट्रांग है। और उसके अलावा जो कोलिशन गवर्नमेंट अच्छी होती है, बुरी होती है, स्टेबल होती है, अनस्टेबल होती है, डिसीजन अच्छे होते हैं, खराब होते हैं। तो कोलिशन गवर्नमेंट को लेकर इंटरव्यू पब्लिश हुआ है आज के एडिटोरियल सेक्शन में, द हिंदू में। उसको भी थोड़ा हम लोग यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा हिस्ट्री भी जानेंगे कोलिशन गवर्नमेंट इंडिया में क्या रही है। चलिए, तो सीधा बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। लेकिन छोटी सी अनाउंसमेंट ये है, क्योंकि आज फ्राइडे होता है तो फ्राइडे के दिन मैं यूजली ये अनाउंसमेंट करता हूँ। क्योंकि सैटरडे को हमारी करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं, आपको अच्छे से पहले से पता ही है, राइट। 3 साढ़े 3 घंटे की क्लासेस चल रही हैं। और क्योंकि 2 साल का करंट अफेयर तो आपको करना ही पड़ता है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, अच्छे डिसेंट कॉन्फिडेंस के लिए। तो अगर किसी को करंट अफेयर में दिक्कत है, पढ़ रहे हो और अच्छे से डिस्कशन करना है इन डेप्थ, तो आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ये क्यूआर कोड यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस पे को स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए। SC 1000 कोड अगर आप अप्लाई करते हो तो कुछ डिस्काउंट मेरी तरफ से आपको मिल जाएगा। बाकी ये जो नंबर दिया हुआ है, आप इसके ऊपर भी मैसेज वगैरह करके ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, कुछ स्टूडेंट का क्वेरी कभी कभी आता है, सर ये हम लोग डाउनलोड कहाँ से करें कंटेंट। देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया होता है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको कोई फीडबैक देनी है किसी भी तरह की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ही एक फीडबैक फॉर्म भी दिया हुआ है, आप उसके अंदर भी अपनी सजेशंस दे सकते हो। पूरी तरह से अनोनिमस रहता है, इसमें नाम वगैरह नहीं होता है। चलिए, तो पहले एलिफेंट की तरफ जाते हैं। और एलिफेंट एक गज जिसको बोलते हैं, हाथी जिसको बोलते हैं, हमारा एक हेरिटेज एनिमल है, हमारे कल्चर का बहुत इंटीग्रल पार्ट है, हमारे रिलीजियस सेरेमनी का बहुत इंटीग्रल पार्ट है। तो गजराज या हाथी, एलिफेंट, कुछ भी आप बोलिए, ये बहुत इंटीग्रल पार्ट रहा है इंडिया के कल्चर का। और ये सिर्फ कल्चर उस सेंस में ही नहीं, बल्कि वॉरफेयर का भी है ना। इंडिया में जो राजा महाराजा पहले होते थे तो हाथियों के ऊपर बैठ के लड़ा करते थे। और जब अलेक्जेंडर आया था उधर से इंडिया में अटैक करने के लिए, और उसने देखा भाई इंडियन आर्मी में तो हाथी यूज हो रहे हैं, तो वो पगला गया था। क्योंकि उसने इमेजिन नहीं किया था कि इतना बड़ा एनिमल को कभी कोई टेम कर सकता है, डोमेस्टिकेट कर सकता है, और उसको फिर वॉरफेयर में भी यूज कर सकता है। ये बहुत हुआ जब इवन व्हेन अफगान या टर्की से जो इन्वेडर्स आए, तो देवर ऑल्सो क्वाइट शॉक्ड कि इंडिया में हाथी यूज हो रहे हैं। तो वॉरफेयर का बहुत इंटीग्रल पार्ट रहा है, कल्चर का बहुत इंटीग्रल पार्ट रहा है हमारे एलिफेंट। और एलिफेंट को लेके हमेशा डिस्कशन होती रहती है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं, हमें पहले से पता है कि एलिफेंट्स की मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। और एलिफेंट्स के जो सोशल और इमोशनल वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती है, इमोशनल कोशेंट बहुत ज्यादा होता है। हाथी सिर्फ एक हाथी के साथ इमोशनल बॉन्ड नहीं बनाता है, जबकि एक ह्यूमन जो उसको रखता है,
उसकी टेक केयर करता है, उसके साथ भी बहुत डीप इमोशनल कनेक्शन होता है हाथियों का। क्योंकि मैमल्स के अंदर अगर देखा मतलब ओवरऑल देखा जाए, हाथियों के ब्रेन का साइज बहुत ज्यादा होता है। इनकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग होती है, अगर कोई हाथी की डेथ हो जाती है तो ये कई सालों तक उसकी डेड एलिफेंट की मेमोरी में उसी जगह पे जाते हैं, और एक तरह का रिचुअल टाइप का होता है इनका बेसिकली। और सालों साल हाथी एक ही रूट को फॉलो करते हैं। तो मेमोरी तो बहुत स्ट्रांग होती है, इमोशनल बॉन्ड होते हैं इनके बहुत तगड़े वाले। लेकिन अभी उस स्टेप को हम लोग एक उसी चीज को एक स्टेप आगे लेके जा रहे हैं। अभी एक रीसेंट डिस्कवरी की गई है अफ्रीका में, कीनिया के अंदर कुछ नेशनल पार्क थे। एक का नाम है सुम्बरू, आपने याद रखना है प्रीलिम्स के लिए। और एक है अम्सोबेली, ठीक है। अम्बोसली और संबरू के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके कुछ डिस्कवरी की गई, और इसमें यह पता चला कि हाथी रंबल करते हैं। रंबल का मतलब ये होता है कि स्पेशल टाइप ऑफ साउंड होता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके 469 टाइप के ऐसे साउंड हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं। और ये साउंड कॉमन नहीं होते हैं। उसमें एक कॉलर होता है, एक रिसीवर होता है। यानी कि किसी स्पेशल हाथी का नाम अलग साउंड से लिया जाता है। मतलब अगर 100 हाथी कहीं पे खड़े हुए हैं, और एक मदर को अपने बच्चे को अगर बुलाना है, तो वो स्पेशली उसके नाम का साउंड स्पेशल साउंड होता है, वो उसको बुला सकती है, उसको आइडेंटिफाई कर सकती है। बड़ी जबरदस्त चीज है। अब क्योंकि इंसान जो ये साउंड वगैरह होते हैं, तो ये हमारी जो हियरिंग कैपेसिटी होती है, हम उसको प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे यूज करके इसको पता चला है। हालांकि पहले भी ऐसे एनिमल्स रहे हैं जो मिमिकिंग करते हैं साउंड की, जैसे तोता है, आपको अच्छे से पता हो, पैरट बड़ी अच्छी मिमिक्री करता है इंसानों की। इवन जो डॉल्फिन होती है वो भी मिमिक्री कर सकती है। लेकिन पहली बार ऐसा पता चला है कि कोई नॉन ह्यूमन एनिमल आपस में एक दूसरे का नाम लेके कम्युनिकेट करते हैं। ये एक जबरदस्त जो है वो डिस्कवरी हुई है एलिफेंट्स के बारे में। तो इसलिए न्यूज में है तो आ सकता है आपसे। तो एलिफेंट के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए क्या है। एलिफेंट जो एक की स्टोन स्पीसी होते हैं। की स्टोन स्पीसी वो स्पीसी होता है जो मतलब जिसे मील का पत्थर कहते हैं। अगर किसी जंगल में हाथी पाए जाते हैं, तो हाथी वहां पे कीस्टोन स्पीसी है। टाइगर भी एक कीस्टोन स्पीसी हो सकता है, आपका लायन भी एक कीस्टोन स्पीसी हो सकता है। बेसिकली जो उस फॉरेस्ट इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं उसे कीस्टोन स्पीसी कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंस होती है हाथियों के जंगलों में। कुछ लोगों को ऐसा लगता है ये सिर्फ खाते हैं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो लार्जेस्ट ब्रेन तो इनका है ही। हाथी एक दिन में बहुत ज्यादा वेजिटेशन कंज्यूम करता है, क्योंकि वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन नहीं होते हैं। अब उस प्रोसेस में हाथी क्या करते हैं, जो सीड्स होते हैं वेजिटेशन के, उसको डिस्पर्स करते हैं थ्रू आउट द फॉरेस्ट, जिससे रिप्रोडक्शन होता है ना। तो जंगलों में वो भी जरूरी है। अब एक पेड़ का जो सीड है वो दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होकर जाएगा, तभी उसका रिप्रोडक्शन होगा बेटर। तो ये उस चीज को भी करते हैं, यानी कि जो सीड बीज को स्प्रेड करते हैं बेसिकली। और देखिए जरा आप, जंगल बहुत डेंस होते हैं, है ना। जंगल के अंदर रास्ता ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जंगल इतने डेंस होते हैं कि सनलाइट भी कभी कभी ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती है। अब यहाँ पे हाथियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वेजिटेशन कंज्यूम करते हैं। उसकी वजह से सनलाइट जो होती है वो ग्राउंड तक आ जाती है, क्योंकि ये रास्ता बना देते हैं जंगलों के बीच में। और सनलाइट आने से जो ग्राउंड पे ग्रोथ होती है ग्रास की, या छोटी मोटी जो झाड़ियां होती हैं उनकी ग्रोथ होती है जंगल हाथियों की वजह से। मजे की बात यह है कि हाथी जब ड्राई सीजन होता है, जब पानी की कमी हो जाती है, तो ये डिगिंग भी कर सकते हैं पानी के लिए। अपने पैरों से, अपने सूंड से जमीन खोद देते हैं और नीचे से पानी निकाल लेते हैं। अब ये पानी सिर्फ यही नहीं पीते हैं, दूसरे जानवर भी इस पानी को पीते हैं। जबरदस्त स्पीसी होता है हाथी। और हाथी का जेस्टेशन पीरियड मैमल्स में सबसे ज्यादा होता है, जो लगभग 22 मंथ्स का होता है, 680 डेज। यानी कि जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो 680 डेज का प्रोसीजर होता है, उसके बाद बच्चे की डिलीवरी होती है। जो हर्ड होता है एलिफेंट्स का, उसमें जो फीमेल होती है सबसे बुजुर्ग, जो फीमेल होते हैं ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट, वो उस हर्ड को का लीडर होती है बेसिकली। ठीक है, लीड करती है।
कुछ कुछ चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हाथी की एज जो है वो 14 से 45 ईयर्स के बीच में हो सकती है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो 4-5 साल के अंदर एक बेबी जो है वो होता है। और यहाँ पे देखिए, ये छोटू बेबी जो है, ये अपनी मम्मी के साथ जो है वो आराम से चल रहा है ना। तो बड़ा खूबसूरत है। और दो तरह के एलिफेंट्स बेसिकली हमारे यहाँ पे पाए जा रहे हैं। एशियाटिक एलिफेंट है और अफ्रीकन एलिफेंट है। एशिया एलिफेंट का साइज अफ्रीकन एलिफेंट से थोड़ा सा छोटा होता है। और जो अफ्रीकन जो एलिफेंट होता है, उसके अंदर जो अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट है, वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। और एलिफेंट सवाना जो एलिफेंट है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। अब इसका क्या फर्क है? देखिए, सवाना का मतलब होता है ग्रास लैंड, ठीक है। तो जो ग्रास लैंड में पाए जाते हैं वो एंडेंजर्ड है, और जो जंगलों में डेंस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। वहीं जो एशियाटिक एलिफेंट है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में होता है। और क्योंकि हमारा हेरिटेज एनिमल है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के अंदर मतलब इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया गया है। एशियाटिक एलिफेंट 3 कंट्रीज में यूजली पाया जाता है, इंडिया, सुमात्रा और श्रीलंका। ठीक है। ग्लोबल पॉपुलेशन 20,000 से 40,000 है एशियाटिक एलिफेंट की। अफ्रीकन एलिफेंट की जो है वो 4 लाख के आसपास जो है वो पॉपुलेशन बनती है। इंडिया में कर्नाटका के में जो है सबसे ज्यादा एलिफेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है जी, चलो जी। अब बढ़े थोड़ा सा आगे, और अगर आप फ्रंट पेज पे भी देखो आज, तो फ्रंट पेज पे भी यही खबर है, टेक्स्ट सेक्शन में भी यही खबर है। 1563 नीट स्कोर बोर्ड विद ग्रेस मार्क्स कैंसल्ड, गवर्नमेंट इन्फॉर्म्स सुप्रीम कोर्ट। तो थोड़ा बताऊंगा ये, बट एक्चुअली केस काफी इंटरेस्टिंग भी है। और टेक्स्ट सेक्शन में भी दिया हुआ है, द एलिगेशंस ओवर द नीट यूजी 2024। तो बेसिकली बात ये है कि एक सेंटर था, ठीक है। अब उस सेंटर पे जब टेस्ट होने थे, तो वो टेस्ट मंगवाए गए, और पता चला कि जब उनका पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो बच्चों को जो है वो गलत कोड दे दिया गया। अब जब ये गलत कोड दे दिया गया, तो हंगामा हो गया, टाइम लॉस हो गया, और कम से कम 30 मिनट से ज्यादा स्टूडेंट्स का लॉस हो गया। ठीक है। अब क्योंकि 30 मिनट से ज्यादा बच्चों का लॉस हो गया, तो बहुत सारे बच्चे खूब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो पर्टिकुलरली कुछ ऐसे सेंटर्स में जहां टेक्निकल इश्यूज हुए और टाइम डिले हुआ, और एक सेंटर का तो बहुत बड़ा नाम यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे यूजीसी ने 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दे दिए, क्योंकि उनका टाइम लॉस्ट हो गया था। ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे, यूजीसी ने क्या किया, उनको सही दे दिया, बोल दिया कि आपका क्वेश्चन सही है, ग्रेस मार्क्स दे दिए। और इन सब की वजह से क्या हुआ, इस बार नीट में 60+ से ज्यादा, मतलब 67 स्टूडेंट्स ने परफेक्ट स्कोर किया है। 720 आउट ऑफ 720। ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले स्टूडेंट टॉप नहीं करते थे, पहले भी 3 4 5 स्टूडेंट परफेक्ट स्कोर करते थे, लेकिन इस बार तो भाई 60+ हो गए। और इनमें से कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो एक ही सेंटर से हैं। तो या तो वहां पे पेपर लीक हुआ है, या फिर वो ग्रेस मार्क्स की देन है। अब यूजीसी कह रहा है भाई देखिए, ये नीट कह रहा है, नेट एनटीए कह रहा है कि देखो, पेपर लीक वाला कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है, ये टेक्निकल इश्यूज की वजह से ऐसा हुआ है। और ग्रेस मार्किंग की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि बच्चे जो है पूरा समय एग्जाम नहीं दे पाए थे। तो ये उनका बेसिकली यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है। चार्जेस क्या क्या लगाए जा रहे हैं देखो। एक क्वेश्चन सही करने के लिए 180 क्वेश्चंस होते हैं नीट के अंदर, और एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं, तो अवन आपके 720 मार्क्स बनते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो, तो आपका एक नंबर नेगेटिव मार्किंग भी होती है बेसिकली। ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग होती है, 1 क्वेश्चन का 1 मार्क्स आपका कट जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, जब आप सही या गलत करोगे, तो कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ नंबर ही आपके आ सकते हैं। आपने मान लो अगर 10 क्वेश्चन सही किए, 10 क्वेश्चन अगर सही किया आपने, तो आपको मिले 40 मार्क्स। और अगर 5 क्वेश्चन गलत किए, तो -5 हो गए आपके, कितने चले गए जी? 35 मार्क्स। यही प्रोसीजर है। तो अगर इसकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप बनाओगे, तो हर किसी स्टूडेंट को पर्टिकुलर क्वेश्चन ही नंबर ही मिल सकते हैं। अब अगर आपको मान लो किसी को 35.5 मिल रहे हैं, ये तो नहीं मिल सकते। ये तो प्रोसीजर ही नहीं है, क्योंकि एक ही नंबर माइनस हो रहा है। या तो ये तो होल नंबर होगा ना, या तो इवन होगा या ओड होगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट को 35.5 मार्क्स भी मिल रहे हैं, ये कहाँ से आ गए?
जो कि पॉसिबल है ही नहीं। तो एक तो इनका ये कहना है कि देखो, एक तो सर्टेन मार्क्स जो आने थे वो गड़बड़ हुआ आपका पूरे का पूरा खेल। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ धांधली हुई है। उसके अलावा पेपर लीक का क्वेश्चन अलग से ही चल रहा है। बहुत सारे सेंटर्स पे इस बार क्या हुआ, बहुत स्लो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है क्वेश्चन पेपर का। आधे घंटे तक पेपर बांटे ही जा रहे हैं। अरे भाई, पहले पेपर बांटो तभी बच्चे देंगे ना पेपर, तो वो एक गलत हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को गलत क्वेश्चन पेपर दे दिया गया, रोंग ओएमआर शीट दे दी गई, टेक्निकल डिलेज हो गए, इन सभी चीजों को। और 67 बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आ गए, जो कि इम्पॉसिबल है इतने सारे नंबर आना। अब एनटीए कह रहा है कि भाई पेपर बहुत इजी था। ठीक है, इसलिए इतने नंबर आ गए। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर आया था बाहर तो उसको मॉडरेट बताया जा रहा था सभी एक्सपर्ट्स के द्वारा। जैसा हर साल मॉडरेट होता है, कभी कभी टफ होता है, इजी तो आज तक आया नहीं है, तो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ये सब चीजें हुई। तो पेपर लीक का यहाँ पे सवाल उठता था, तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस गया और मामला फिर फाइनली ये पहुंचा है कि देखो भाई, ये जो 1563 स्टूडेंट हैं, इनको जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, ठीक है, अब किसको कितने ग्रेस मार्क्स मिले ये भी नहीं बताया गया है। तो ये ग्रेस मार्क्स जो है हम लोग कैंसिल करेंगे, और उनका जो ओरिजिनल स्कोर है उसको ही काउंट करेंगे। अब यहाँ पे भी गड़बड़ है। आपने उनको ग्रेस मार्क्स इसीलिए दिए थे क्योंकि उनको टाइम कम मिला था। उनको टाइम इसलिए मिला था क्योंकि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे। तो आपकी गलती की वजह से उन बच्चों के नंबर कम आए होंगे ओरिजिनल। अब आप कह रहे हो कि हम आपके नंबर ग्रेस कैंसिल करेंगे, ये तो उन बच्चों को नुकसान होगा सीधा सीधा। और कोई दो तीन स्टूडेंट भी नहीं है, 1500 प्लस स्टूडेंट हैं। तो एक बच्चा अगर अपने, आपको अगर मान लो 3.2 आवर्स का टाइम मिला है, अगर बच्चा 2.5 घंटे का ही पेपर करेगा तो फिर उसकी गलती थोड़े ना, आपकी गलती है। तो आप अपनी गलती की वजह से उसको पनिश कर रहे हो। आप ये कहोगे सर हम आपके ग्रेस मार्क्स वापस ले रहे हैं। अब ये कह रहे हैं हम इनके रीटेस्ट कर देंगे, इन बच्चों के लिए दोबारा से टेस्ट रखवाएंगे। अभी शायद 23 तारीख को टेस्ट, ऐसा हो भी सकता है, दोबारा टेस्ट रखवाएंगे। अब इन बच्चों की क्या गलती है उसमें? ये तो आप तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ से हुआ? अब इनके लिए दोबारा से पेपर सेट करोगे आप, या फिर पहले से पेपर टेस्ट सेट किया हुआ है वो इनको दोगे? अब उसका टफनेस लेवल क्या पुराने पेपर के बराबर होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इजी होगा तो उनको फायदा होगा, नुकसान होगा तो उनको, टफ होगा तो उनको नुकसान हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि भाई वो एग्जाम वगैरह दे के कहीं घूमने चले गए हों, कोई बीमार भी हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड अभी आप नहीं दे रहे हो, ये सिर्फ एक रिएक्शनरी आपने स्टेप लिया है क्योंकि आपको दुनिया भर में क्रिटिसाइज किया जा रहा था। लेकिन ये सही अप्रोच नहीं है। तो डिमांड यही की जा रही है, पहली बात तो ये पेपर लीक हुआ है, ऐसा मानना है बहुत लोगों का, कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, लीक के ऊपर। ठीक है। दूसरी बात, अगर कैंसिल करना ही है तो सभी का कैंसिल करें, इन कुछ बच्चों का कैंसिल करके कोई फायदा नहीं है। तो ये एक बेसिकली नीट के अराउंड कंट्रोवर्सी है। और ऐसा नहीं है कि नीट के अराउंड पहले कंट्रोवर्सी नहीं रही, हर साल कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। देखिए 23 लाख बच्चे बैठते हैं यार, 23 लाख बच्चे, कोई हल्की बात नहीं है ये। 23 लाख बच्चे पूरे देश में बैठते हैं नीट पेपर के लिए, और इतना बड़ा कंट्री है तो कहीं ना कहीं छुटपुट चीजें तो होंगी ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस लेवल पे जो चीजें होंगी वो पहली बार वैसे ऐसा हुआ है। ठीक है। तो ये थोड़ा नीट वाला इशू था, तो हमें समझने की जरूरत है। चाइनाज ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स अगेंस्ट ताइवान। और अगर आप देखें ये ग्रे जोन क्या होता है और ग्रे जोन कैसे काम करता है, देखिए इन जनरल क्या होता है, जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर होता है, ट्रेडिशनल वॉरफेयर या कन्वेंशनल वॉरफेयर, उसमें क्या होता है, उसमें दो आर्मी एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली एंगेज करती हैं और एक दूसरे के एसेट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं, और उसके बाद एक विनर होता है, एक उसमें लूज करता है। और इस तरह से कन्वेंशनल वॉर होता है। कन्वेंशनल वॉर, आपका लैंड पे आप लड़ते हो, आप वाटर पे लड़ते हो, और आप स्काई। ठीक है। स्पेस में कन्वेंशनल वॉर अब तक हुआ नहीं, तो ये फोर्थ टेरिटरी हो जाती है स्पेस। डिजिटल आजकल वॉरफेयर की बात भी होती है, ये भी पहले कन्वेंशनल नहीं होता था, ये कुछ नया एडिशन हुआ बेसिकली। ठीक है, स्पेस वॉरफेयर, डिजिटल वॉरफेयर, ये तीन फ्रंट पहले से होते थे अपने पास।
अब ग्रे जोन क्या होता है? ग्रे जोन में बेसिकली हम लोग इस ट्रेडिशनल वॉरफेयर से हट के कुछ और करते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं। जैसे गलवान के अंदर जो इशू हुआ, ठीक है, या फिर अरुणाचल प्रदेश के अंदर इश्यूज होते रहते हैं जो चाइना करता है। अब ये चाइना का हमारे साथ डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट तो नहीं है, मतलब हम डायरेक्टली वॉर में एंगेज तो नहीं हो रहे हैं ना, लेकिन फिर भी टसल्स तो चल रही हैं। चाइना बार बार हमें परेशान करता है और फुल फ्लेज वॉर भी नहीं करता है। कभी कभी हमारे पर डिजिटल अटैक कर देता है, कोई वेबसाइट हैक कर लिया, कुछ ना कुछ करता रहता है ना। कभी वीजा को स्टेपल कर दिया, समथिंग लाइक दैट। तो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट नहीं होने के बावजूद भी कॉन्टिन्यूसली टेंशन्स बनी रहती हैं दो कंट्रीज के बीच में, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो फ्रंट्स पे हो, इवन चाहे वो डिप्लोमेटिक भी क्यों ना हो। दैट इज ग्रे जोन। तो समझ रहे हो? देखो, चीजें होती हैं ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, चीजें ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं। आपको साफ पता चलता है कि भाई या तो लड़ाई चल रही है या लड़ाई नहीं चल रही है ना। या तो आप वॉर में एंगेज हो या फिर आप पीस में एंगेज हो, ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन ग्रे जोन क्या कह रहा है? ग्रे जोन कह रहा है भाई पता ही नहीं है क्या है, वॉर चल रहा है या पीस चल रहा है। कभी कभी लग रहा है पीस चल रही है, कभी कभी लग रहा है वॉर चल रहा है। वॉर और पीस एक साथ ही चलते रहते हैं। और जैसे इंडिया चाइना, देखा जाए तो पीस है, ट्रेड अच्छा भला चल रहा है, डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे बीच में है, देखा जाए तो पीस चल रही है। लेकिन कुछ फ्रंट पे वॉर भी चल रहा है, कहीं ना कहीं इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। दैट इज ग्रे जोन बेसिकली, जो वो क्लियर कट पिक्चर दिखाई नहीं देती है। रिलेशंस में होता है कॉम्प्लिकेटेड, लिखते हैं ना लोग आजकल, बातचीत हो रही है लेकिन झगड़े हो रहे हैं, घूमना फिरना भी हो रहा है लेकिन झगड़े हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वही है बेसिकली ग्रे जोन, ठीक है। तो कन्वेंशनल वॉर से हटके इसमें इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। साइबर अटैक होते हैं, इकोनॉमिक कोरिजन होता है, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज, वो सब चीजें यहाँ पे होती हैं। और कन्वेंशनल वॉर से हटके चीजें, एम्बिग्विटी होती है बेसिकली, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। डिनायबिलिटी होती है। अब मान लो आपके ऊपर एक साइबर अटैक हो गया, अब चाइना का पिन पॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना बोलेगा भाई मैंने तो अटैक किया ही नहीं। अब देखो, उधर चाइना से अगर मिसाइल आ रही है तो पिन पॉइंट कर सकते हो, देखो भाई तुमने मेरे ऊपर मिसाइल डाला है। लेकिन अगर उनसे मिसाइल आ ही नहीं रही है, वो सिर्फ डिजिटल अटैक कर रहे हैं, वो बोलेंगे भाई मैंने तो किया ही नहीं। क्योंकि डिजिटल अटैक्स को पूरी तरह से पिन पॉइंट करना ऑलमोस्ट लाइक इम्पॉसिबिलिटी, तो इससे अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पाती है। ये होता है ग्रे जोन वाला खेल। अब ये ही ग्रे जोन वाला खेल चाइना जो है वो ताइवान के अंदर खेलता रहता है। ताइवान के साथ वो डायरेक्ट अटैक भी नहीं करता है, लेकिन 24 घंटे ताइवान को धमकी दे रहा है कि हम आपके ऊपर आज अटैक करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे। और चाइना लगातार वहां पे ताइवान स्टेट के अंदर ड्रिल्स करता रहता है। कभी ड्रिल करेगा, कभी अपने फाइटर जो जेट प्लेन्स हैं उनको ताइवानी टेरिटरी के अंदर भेज देगा, कभी उसके ऊपर जो है ड्रोन उड़ा देगा, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो ये ताइवान को लगातार थ्रेट करता रहता है कि भाई यू आर माई टेरिटरी, ठीक है। आपकी जो इंडिपेंडेंस का खेल है वो ज्यादा दिन चलने वाला है नहीं। एक दिन, जैसे हम लोग पीओ के लिए करते हैं, तो समथिंग लाइक दैट, कि जैसे हम लोग अखंड भारत की बात करते हैं, वो लोग अखंड चाइना की बात करते हैं। दे आर लाइक कि आप मेरे हो, ठीक है, अभी आप नाराज हो, थोड़ा दूर हो, लेकिन जब भी चाहूं मैं, ठीक है, आपके ऊपर अटैक करके आपको मैं कंकर कर सकता हूँ। ये बेसिकली उसका पूरा खेल है। क्योंकि ताइवान के अंदर भी इलेक्शन हुए, तो वहां पे जो पार्टी जीती है वो प्रो इंडिपेंडेंस है। तो वो थोड़ा सा, जब भी ऐसी पार्टी आती है वहां पे तो प्रो इंडिपेंडेंस रहती है। हालांकि ताइवान के अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसी ऐसी भी हैं जो चाइना के साथ यूनिफिकेशन में बिलीव करती हैं, और उनका स्टैंड उतना स्ट्रांग नहीं है। जैसे वहां पे एक पार्टी है केएमटी बोलते हैं जिसको, तो चाइना कभी कभी केएमटी लीडर्स के साथ नेगोशिएशन करता है और कभी कभी धमकी भी देता है। ये चाइना और वन चाइना जो पॉलिसी है चाइना की, ठीक है, वो अलग से चीजें चलती हैं। यानी कि ऐसी कंट्री जो चाइना को और ताइवान को एक कंट्री नहीं मानती हैं, चाइना उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखता है। तो चाहे वो जापान हो, इंडिया हो, अमेरिका हो, हर कोई वन चाइना पॉलिसी लीगल तौर पे एक्सेप्ट करता है। हालांकि ताइवान के साथ आपका रिलेशन है लेकिन डायरेक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं हो सकते। तो ये तो चाइना का ग्रे जोन वॉरफेयर बेसिकली ताइवान के साथ चलता रहता है। इंडिया के साथ भी चलता है, हर कंट्री के साथ बल्कि चाइना पंगे लेता रहता है। तो ये थोड़ा सा बेसिकली आपको समझना था। तो साउथ चाइना सी के अंदर जो हरकतें हो रही हैं चाइना की, वो एक चीज हो गई। अरुणाचल में, लद्दाख में जो टेरिटोरियल क्लेम होते हैं,
चाइना का ये भी ग्रे जोन का ही पार्ट होते हैं। जो टिकटॉक एप्लीकेशंस वगैरह थी या और जो चाइनीज ऐप थी वो हमारे सिटीजन्स को सर्विलियंस करती रहती हैं। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, आपका जो पब्लिक परसेप्शन है वो इन्फ्लुएंस होता है। तो ये एक डिजिटल वॉरफेयर भी ग्रे जोन का ही पार्ट है। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी जो चाइना के द्वारा अपनाई जाती है वो भी एक ऐसा ही पार्ट है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इंडिया को चारों तरफ से घेर रहा है। अब चाइना देखो डायरेक्टली ये तो नहीं कर रहा है, ये तो नहीं कर रहा ना चाइना डायरेक्टली ओपनली कि मैं आपको घेर रहा हूँ भाई, ये मेरी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है। वो तो ये कह रहा है देखो श्रीलंका के साथ मेरे अपने रिलेशन है, म्यांमार के साथ अपने रिलेशन है, आप इसको हमारा कन्फ्रंटेशन मान रहे हो, वो आपकी गलती है। तो दैट इज ग्रे जोन। तो इंडिया सरेआम ओपनली ये नहीं कह सकता चाइना को कि आप मुझे सराउंड कर रहे हो, घेर रहे हो, लेकिन है पर्दे के पीछे तो वही हो रहा है। तो जहां पे क्लैरिटी नहीं है, एम्बिग्विटी होती है, दैट इज योर ग्रे जोन। समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, दिख रहा है कि सब कुछ हो रहा है, आपको इंटेंशंस भी पता है, लेकिन आप क्लियरली पिन पॉइंट नहीं कर सकते। अमेरिका भी ये खेल खेलता है, कोल्ड वॉर के टाइम पे बहुत खेला उन्होंने। अमेरिका, इसराइल वगैरह ने ईरान के ऊपर लगातार जो है वो डिजिटल अटैक करता रहता है, ये भी ग्रे जोन का ही पार्ट है। सीरिया के अंदर जो चीजें चल रही हैं ग्रे जोन का पार्ट है। यूक्रेन के अंदर प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, ग्रे जोन का पार्ट है। बहुत सारा कुछ है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, एक्सटेंसिव आउटरीच करें, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करें, अपने आसपास खासकर इंडियन ओशन में और अपने नेबरहुड में जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करें, विजिलेंस को बढ़ाएं। बेसिकली बड़ी बड़ी सी बातें हैं, प्रैक्टिकली इसमें कुछ खास है नहीं। तो क्योंकि इंडिया को पता है कि आपके ऊपर इस तरह के अटैक हो रहे हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा बेटर प्रिपरेशन करने की यहाँ पे जरूरत है। ये बेसिकली पूरा घुमा फिरा के आर्टिकल था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ें। दो एडिटोरियल आज हम लोगों को डिस्कस करने हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊंगा। बट घुमा फिरा के इन आर्टिकल के अंदर बेसिकली एक ही बात कही गई है, जो मैं आपको दो तीन बातें बताऊंगा वही लिखी हुई है। कभी पैसिव सेंटेंस कभी एक्टिव सेंटेंस, वही सब लिखा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें बेसिकली आपस में इंटरलेटेड हैं। रोल ऑफ ओपोजिशन जो हम लोग अलग से एडिटोरियल पढ़ेंगे, और कोलिशन गवर्नमेंट बेसिकली। ठीक है। और देखिए बीजेपी को इस बार 240 सीट आई हैं, तो चंद्रबाबू नायडू जी और अ, नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में पहली बार कोलिशन गवर्नमेंट बन रही है। इंडिया में तो कोलिशन गवर्नमेंट बहुत सालों से बन रही है। पिछले अगर 10 सालों को छोड़ दो तो इंडिया में लगभग लगभग कोलिशन गवर्नमेंट जो है पिछले 20-21 साल से लगातार चल ही रही थी। तो ये अभी बीजेपी के लिए कुछ नया हो सकता है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे तो कोलिशन गवर्नमेंट ही चला करती थी। फिर उसके बाद मनमोहन सिंह जी के टाइम पे भी वही सब हुआ, और उनसे पहले भी जनता गवर्नमेंट बनी और वो सब। तो कोलिशन गवर्नमेंट को इंडिया में ऐसी चीज नहीं है। इवन पूरे वर्ल्ड में जर्मनी का एग्जांपल आप ले सकते हो। जर्मनी में तो कभी सिंगल पार्टी मेजोरिटी में आज तक आई ही नहीं है। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर वहां पे हमेशा ही कोलिशन गवर्नमेंट होती है। इसराइल में भी कोलिशन गवर्नमेंट चलती है। तो बेसिकली कोलिशन गवर्नमेंट वर्ल्ड के लिए कुछ नई चीज नहीं है। लोगों को शायद ऐसा लग रहा है कि ऐसा नया हुआ, ऐसा है नहीं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि साहब, जो डू कोलिशन गवर्नमेंट एंड अप मेकिंग टू मैनी पॉलिसी कंसेशंस, तो क्या कोलिशन गवर्नमेंट में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है जैसे यहाँ पे बीजेपी, क्या उसको अपनी पॉलिसीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है क्या? पहले जिन पॉलिसीज को वो एकदम खुल के ले सकते थे डिसीजन, क्या वो अभी भी ले पाएंगे क्या? सवाल ये है। और आंसर इसका शॉर्ट आंसर है यस, और लॉन्ग आंसर है नो। दोनों ही चीजें हैं बेसिकली। सिंगल पार्टी गवर्नमेंट और मल्टी पार्टी गवर्नमेंट दोनों ही के अंदर ये देखा गया है हिस्टोरिकली कि पॉलिसी मेकिंग डिसीजन बेसिकली सिंगल पार्टी और मल्टी पार्टी का डोमेन है ही नहीं। बहुत बार आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बहुत बार आप बिना कॉम्प्रोमाइज करे भी चल सकते हो। हाँ ये बात तो है कि कोलिशन गवर्नमेंट में आपके पास चेक और बैलेंस होता है। और क्योंकि आप यूनिलैटरल डिसीजन नहीं लेते हो और चेक एंड बैलेंस आपके ऊपर हमेशा रहता है, तो डिसीजंस इवन ज्यादा बेटर हो सकते हैं, क्योंकि आप अभी दूसरे आइडियाज और इंटरेस्ट को भी कंसिडर कर रहे हो। पहले तो आप किसी को कंसिडर ही नहीं करते थे, क्योंकि आप अकेले ही माई बाप थे। अभी आपको दूसरों को साथ लेके चलना पड़ता है। तो कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम कोलिशन गवर्नमेंट के जो डिसीजन होते हैं, क्योंकि वो कंसेंट बेस्ड होते हैं, तो बेटर डिसीजन भी हो सकते हैं। जैसे
और इसमें कोलिशन गवर्नमेंट में एक ये भी चीज होती है कि इसमें पॉलिसी कंटिन्यूएशन होती है बेसिकली। ठीक है। अब जैसे मान लो आज बीजेपी के साथ दो तीन पार्टी और हैं जिन्होंने मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बनाई है। कल को कोई और कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो यही पार्टीज उसके अंदर भी जाएंगी। वहां वाली पार्टी यहाँ आएंगी, वहां वाली पार्टी यहाँ जाती हैं। तो इससे एक ना पॉलिसी कंटिन्यूएशन रहता है। ऐसा नहीं होता कि आज ये पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, इसने अपनी अलग से पॉलिसी बना दिया, कल को अलग पार्टी आ गई अपोजिशन वाली, उन्होंने बिल्कुल सारी पॉलिसीज को कैंसिल करके नई पॉलिसीज बना दिया। कोलिशन गवर्नमेंट की बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें पॉलिसी कंटिन्यूएशन रहता है। जैसे जनता गवर्नमेंट जब बनी थी लेट 1970s में, तो सबसे पहले लिबरलाइजेशन इंडिया में जनता गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। फिर बाद में राजीव गांधी जी की सरकार आई, उन्होंने उस चीज़ को ही कंटिन्यू किया। नरसिम्हा सरकार की आई गवर्नमेंट, उन्होंने उस चीज़ को कंटिन्यू किया। तो कंटिन्यूएशन जो है वो रहा। और जो वेलफेयर स्कीम्स थी वो कंटिन्यू रही। इवन आप मनमोहन जी की सरकार में देखें तो जो वेलफेयर स्कीम्स थी, अभी बाद में मोदी जी की गवर्नमेंट ने जो है उनको भी नाम चेंज करके लगभग लगभग कंटिन्यू रखा, जो कि डेमोक्रेसी में अच्छी बात है, खराब बात नहीं है। लेकिन परफॉर्मेंस की अगर बात करें, दोनों ही चीज़ें हैं। अगर आप इतिहास उठा के देखें, कोलिशन गवर्नमेंट्स ने भी बहुत अच्छा काम किया है और सिंगल पार्टीज ने भी बहुत खराब काम किया है। दोनों ही चीज़ें हुई हैं। राजीव गांधी की सरकार जो कि सिंगल 400 प्लस प्लस सीटें लेके आई थी, उसने कुछ अच्छे काम किए, कुछ खराब काम भी किए। और कोलिशन गवर्नमेंट थी जैसे अटल जी की, कुछ अच्छे काम किए, कुछ खराब काम किए। बाद में यूपीए गवर्नमेंट आई, कुछ अच्छी चीजें हुई, कुछ खराब चीजें हुई। तो रिफॉर्म और डिसीजन मेकिंग का बेसिकली आर्टिकल ये कहता है कि कोलिशन से कोई ज्यादा खास लेना देना नहीं है। और जैसे अगर आप फार्म बिल की बात कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फार्म बिल, तो दिक्कत ये होती है कई बार जब सिंगल पार्टी को ही बहुत ज्यादा बहुमत मिल जाता है, तो कई बार आर्बिट्रेरी डिसीजन लेने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। आप दूसरों को कंसल्ट करना पसंद नहीं करते। जैसे फार्म बिल का एक बिल्कुल एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो। इवन कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसका भी आप एग्जांपल दे सकते हो। 370 को जब हटाया गया, आप इसका एग्जांपल दे सकते हो, कई सारे एग्जांपल आप दे सकते हो। अब ये सही है गलत है वो एक अलग बात है, वो एक अलग डिबेट का मुद्दा हो जाता है। लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को जब आप गवर्नमेंट देते हो तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं कि वो कंसल्ट ना करें। हाँ, लेकिन इसका एक बेनिफिट है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने से, कि जो डिसीजन मेकिंग पावर वो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है। यहाँ पे मैंने फास्ट का वर्ड का यूज किया है, यहाँ पे मैंने गुड वर्ड यूज नहीं किया है। क्योंकि जो जल्दी डिसीजन लिया जाए, एक जल्दी जल्दी जरूरी नहीं है कि वो सही हो। कई बार जो डिलेड डिसीजन होते हैं वो भी बेटर हो सकते हैं और जनरली होते भी हैं। क्योंकि डिले डिसीजन क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोगों को कंसल्ट कर रहे हो। और कंसल्टेशन से जब आप एक मिडिल ग्राउंड क्रिएट करते हो, तो जितने उसमें पार्टीज होती हैं सबको कुछ ना कुछ मिल जाता है। ठीक है। तो वो चीजें इन्होंने कुछ इसके अंदर बताने की कोशिश की। तो घुमा फिरा के इन्होंने यही कहा है कि जो कोलिशन गवर्नमेंट है बेसिकली वो अच्छा है, खराब नहीं है। इंडिया ने हमेशा से ही कोलिशन गवर्नमेंट्स रही हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अब ये डिपेंड करता है उस पॉलिटिकल लीडर के ऊपर, वो कैसे लेके आगे चलता है नहीं चलता है, वो तो इंडिविजुअली काफी डिपेंड उनके ऊपर करता है। बाकी दुनिया भर में कोलिशन गवर्नमेंट चल ही रही है, अच्छा खासा कर भी रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये डिबेट डिस्कशन ऐसी है, इनके ऊपर आप घंटों डिस्कशन कर सकते हो। लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको थोड़ी थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कोलिशन धर्म, कहा था इसको कोलिशन धर्म। और एक फिर बाद में जब मनमोहन जी आए तो वहां पे प्रोग्राम चला जिसे मिनिमम जो है गारंटी जो है वो बोला गया। मतलब जो आपके कोलिशन पार्टनर्स होते हैं, आपको बहुत सारी चीजें उनकी सुननी पड़ती हैं। ठीक है। और उनके हिसाब से कई बार अपनी पॉलिसी से कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल आपको दे देता हूँ मैं यहाँ पे। जब इंडिया ने अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर डील की थी, तो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय, है यूपीए की गवर्नमेंट थी। और यूपीए की गवर्नमेंट में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है वो एक मेजर कोलिशन पार्टनर थे। लेकिन सीपीआई वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दिस सिविल न्यूक्लियर डील। लेकिन मनमोहन सिंह जी ने जब वो डील किया उनके साथ, तो सीपीआई ने अपना समर्थन वापस ले लिया। और इवन सरकार गिरने तक की बात आ गई थी, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। इवन जब अटल जी की सरकार थी एक बार, तो उनकी जो कोलिशन पार्टनर थी वो जयललिता जी थी।
और जयललिता जी उनकी पार्टनर थी कोलिशन में। और कुछ पॉलिसीज को लेके, कुछ चीज़ों को लेके उनके बीच में बात बनी नहीं, जयललिता जी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और अटल जी की सरकार गिर गई थी। ठीक है। और फिर नया इलेक्शन हुआ। तो अटल जी एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिनकी सरकार सिर्फ 13 दिन चली थी, ओनली 13 डेज। तो कोलिशन में देखो ये तो होता है, थोड़ी अनस्टेबिलिटी तो रहती है गवर्नमेंट के अंदर। और कहीं ना कहीं अच्छा भी है क्योंकि चेक एंड बैलेंस में सरकार रहती है ना। और आर्बिट्रेरी डिसीजन नहीं लेते हैं, थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़ते हैं। और इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कोलिशन गवर्नमेंट का कि जो अपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू है उनका भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट रहती है। वो हम लोग आगे बात कर सकते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आर्टिकल दिया गया है, इलेक्टिंग एन ओपोजिशन। और इस बार तो अपोजिशन बड़ी स्ट्रांग है, तो पार्लियामेंट में आपको इस बार अच्छा खासा चीजें जो है देखने को मिलेंगी। तो एक लीडर ऑफ अपोजिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। जो कि लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होती है वो अपने एक लीडर को चुनते हैं जो कि उसको रिप्रेजेंट करते हैं इन अ सेंस लोकसभा में और राज्यसभा में। और ये एक लीगल पोजीशन है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पोजीशन होती है। 1977 के अंदर हम लोगों ने सैलरी एंड अलाउंस लीडर ऑफ अपोजिशन एक्ट पास किया था 1977 में। उसके बाद से लीडर ऑफ अपोजिशन की एक सैलरी होती है, अलाउंस होती है कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर, समझ रहे हो, जो सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं जैसे होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, उनके बराबर सैलरी होती है लीडर ऑफ ऑपोजिशन की। आप इलेक्शन हार गए हो, अपोजिशन में हो, लेकिन वैल्यू पूरी है, राइट। और पहली बार 1969 के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को रिकॉग्नाइज किया गया था। लीडर ऑफ ऑपोजिशन कई बड़ी बड़े काम करते हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों का पार्ट होते हैं। जैसे 1967 के अंदर जो ये एक डिसीजन लिया गया था इन अ सेंस कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है उसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो बेसिकली लीडर ऑफ अपोजिशन ही होती है। इवन जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं लोकसभा में वो भी अपोजिशन से ही होते हैं। ये एक इंडियन डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि उनको भी उतना ही सम्मान मिलता है जितना सरकार को मिलता है। बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमेटियां होती हैं जहाँ पे अपोजिशन के लीडर को चेयरपर्सन चुना जाता है। उसके अलावा और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जैसे सीबीआई, सीवीसी, सीआईसी, एनएचआरसी, इलेक्शन कमीशन, इन सभी के सिलेक्शन में, अपॉइंटमेंट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये कोई ऐसे फालतू का रोल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के। बट इन जनरल इंडिया में ही नहीं, सिर्फ जनरल डेमोक्रेसी में अपोजिशन के बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। एक तो सीधी सी बात है, देखिए अकाउंटेबिलिटी, है ना। अपोजिशन का काम क्या होता है? ओपोजिशन ने एक वॉचडॉग की तरह काम करती है। गवर्नमेंट जो पॉलिसी होती है उनकी शॉर्टकमिंग्स क्या है, उनकी फेलियर क्या है, आम जनता को बताती है। और सरकार तो कभी नहीं बताएगी भाई मुझसे ये गलतियां हो गई, तो अपोजिशन ही बताएगा सरकार को। इससे सरकार ना अकाउंटेबल बनी रहती है और चीजों के अंदर ट्रांसपेरेंसी रहती है। तो लगातार चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं। और एक बहुत बड़ी बात, अगर कोई बिल पास हो रहा है उसके अंदर ज्यादा रोल अपोजिशन का हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे। और कई बार जो, अगर उनको लगता है कि सरकार के पास समर्थन नहीं है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके सरकार को गिराया भी जा सकता है। तो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, जो कि डेमोक्रेसी के पिलर्स होते हैं, ये अपोजिशन इंश्योर करता है। जो डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू है, डाइवर्स वॉइसेस हैं, वो तो अपोजिशन के अंदर ही होते हैं। जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो अंडर प्रेजेंटेड ग्रुप होते हैं, वो अपोजिशन का पार्ट होते हैं ना। जो माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं अपोजिशन का पार्ट होते हैं। तो उनकी रिप्रेजेंटेशन, उनके इंटरेस्ट को सामने रखना, वो किसका काम है? अपोजिशन का ही काम है ना। और कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। यानी कि सरकार जो भी पॉलिसी बना रही है उसका एक ऑल्टरनेट पॉलिसी विजन अपोजिशन लेके आता है, जनता को बताता है कि देखो भाई ये जो सरकार की पॉलिसी वो खराब है, अगर आप इस पॉलिसी की जगह ये पॉलिसी अपनाओगे ना वो बेटर है। सरकार की पॉलिसीज को इवेलुएट करते हैं, उनका एनालाइज करते हैं, बहुत बार चैलेंज भी करते हैं, पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करते हैं ताकि सरकार, जनता के अंदर अवेयरनेस हो। क्योंकि अल्टीमेटली डेमोक्रेसी इज व्हाट? डेमोक्रेसी इज अबाउट पब्लिक ओपिनियन। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पब्लिक, है ना। तो पब्लिक को अवेयर करना, पब्लिक को बताना क्या गलत है क्या सही है, वो पोजीशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। और जो वन पार्टी डोमिनेंस है, क्योंकि जब एक ही पार्टी का डोमिनेंस रहता है तो फिर वो मेजोरिटेरियन रूल हो जाता है, वो डेमोक्रेसी नहीं है।
सरकार अपनी मनमर्जी से सब चलाती है, उसको पता है कि भाई तुम्हें कोई चैलेंज करने वाला है ही नहीं। तो मेजोरिटेरियन को चेक करने के लिए, सिंगल पार्टी की एक्सेसिव पावर को चेक करने के लिए ऑपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। और जनता को इलेक्शन के अंदर एक ऑल्टरनेटिव ही प्रोवाइड कराती है कि भाई देखो, नेक्स्ट इलेक्शन में आपने हमें 5 साल तक देखा, हमारी पॉलिसीज को सुना, सरकार ने क्या क्या गलत किया वो आपको पता चला। अभी आपके पास एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, ये जनता को बताया जाता है, आप हमें वोट कर सकते हो। ये हमारी पॉलिसी है जो कि सरकार से बेटर है। ये सब काम किसका होता है? ये अपोजिशन का होता है। और पार्लियामेंट के थ्रू जो, मतलब पार्लियामेंट सिर्फ एक बिल पास करने का तरीका नहीं है, पार्लियामेंट लोगों को एजुकेट भी करती है। और अपोजिशन जितना स्ट्रांग होगा, वो एजुकेशन उतनी ही ज्यादा बढ़ती है, पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ती है और डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है। अब लोगों का एक ये कहना था पिछले कुछ सालों से कि इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो गई क्योंकि एक ही पार्टी अपनी मनमानी करती रहती है, ना वो किसी की सुनते, ना कोई उनको चैलेंज कर पाता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये भी डेमोक्रेसी की ब्यूटी है ना। तो ये है बेसिकली अपोजिशन का रोल, जो थोड़ा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। चलिए जी, आज यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।